Good morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. राधे राधे. जय श्री राधे. जय श्री कृष्णा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आ जाओ. तो कल हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे. जैसा कि मैंने कहा, लीनियर अलजेब्रा काफ़ी बड़ा टॉपिक है. तो कल जो क्लास हुई है उसके बाद भी काफ़ी कंटेंट बच जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो हम लोगों ने शुरुआत में कहा था मैंने कि भाई ये वो है जो आपकी किताब जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर जहाँ किताब खत्म होती है वहाँ तक सारे टॉपिक कवर करता है लीनियर अलजेब्रा. तो मोटा मोटी ये पूरी की पूरी किताब ही है, कुछ भी इसमें से छूटा हुआ नहीं है. शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ है. तो बहुत कुछ है पढ़ने पढ़ाने के लिए. तो हमें भी 2 क्लासेस की जरूरत पड़ गई इसको कवर करने के लिए. तो पहली क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया था वो था LI LD. ठीक है, वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस क्या होता है, फिर वेक्टर स्पेस में सब स्पेस क्या होता है, सदिश समष्टि क्या होती है, उसकी उप समष्टि क्या होती है, उप समष्टि होने की शर्त क्या होती है. फिर हम वेक्टर्स पे चले गए, LC पे आ गए, लीनियर कॉम्बिनेशन पे आ गए, लीनियर स्पान पे आ गए. उसके बाद में आधार आ गया, वीमा आ गया, फिर LI आ गए, LD आ गए. ये करते करते हम लोगों ने पहला हिस्सा कवर किया. तो ये पहला हिस्सा बन जाता है यहाँ पे. उसके बाद में फिर शुरू होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसे रैखिक रूपांतरण कहते हैं, ये हमारा यहाँ से शुरू होता है. जो मैं शुरुआत में आप लोगों को कह रहा था कि रैखिक रूपांतरण का जो बेसिक आइडिया है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्यों हम लोगों ने रैखिक रूपांतरण क्यों बनाया. रैखिक रूपांतरण क्यों बनाया? रैखिक रूपांतरण ये बनाया कि एक वेक्टर स्पेस को दूसरे वेक्टर स्पेस से कनेक्ट किया जा सके. और कनेक्ट किसको करते हो? जो आपस में रिलेटेड होते हैं, जो आपस में रिलेशन में आ सकते हैं. शादियां होती है ना, शादियां किन की होती है? जो लगता है कि हाँ भाई ये लड़का ये लड़की के साथ रह सकता है, या ये लड़की ये लड़के के साथ रह सकती है, और ये एक आगे बढ़ सकते हैं. तो सेम वही बात, सेम यहाँ पे भी वो लॉजिक, वो जो शादी वाला लॉजिक है वो यहाँ पे भी ये लगाया जाता है कि भैया एक वी और एक वी डैश है, 2 वेक्टर स्पेस है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं. तो दोनों वेक्टर स्पेस को क्या एक साथ लाया जा सकता है? एक साथ लाकर एक रूप से काम करवाया जा सकता है, समान रूप से काम करवाया जा सकता है. तो ऑब्वियसली बात है, हर वेक्टर स्पेस दूसरे वेक्टर स्पेस के साथ तो कनेक्ट नहीं होगा. वो कनेक्ट उसी के साथ होगा जिसके साथ उसकी केमिस्ट्री मैच करेगी, जिसके साथ उसके काम करने का तरीका एक होगा, सोचने समझने का तरीका एक होगा, है ना. कहीं दोनों एग्री होंगे, वहां जाके दोनों को रखा जा सकता है. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया कहलाता है. तो अगर आप थोड़ा सा शर्त को देखें तो ये शर्त आपके सामने हाईलाइट कर देती है कि क्या कहना चाहता है. यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि अल्फा और बीटा 2 वेक्टर्स है. ये लिया अल्फा वेक्टर, ये मान लीजिए बीटा वेक्टर है. तो फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा करो. पहले अल्फा प्लस बीटा करो. अगर अल्फा बीटा यहाँ है तो उसका जो जोड़ होगा वो भी यहीं कहीं आएगा. ऑब्वियसली बात है, वो भी यहीं आएगा. ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, क्योंकि जिसके वेक्टर होंगे जोड़ भी उसी वेक्टर स्पेस में होगा. ये हो गया. फिर ट्रांसफॉर्मेशन ले लो. फिर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया. ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद ये यहाँ आ गया. तो अब याद रखिए, मैंने जोड़ जो है वो कहाँ किया है? जोड़ मैंने यहाँ किया है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है. अब अगर आरएचएस साइड को देखूं तो आरएचएस साइड मुझे बताती है कि पहले मैंने अल्फा का ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, ये यहाँ पे आ गया टी अल्फा. फिर मैंने बीटा का ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, और उसके बाद में मैंने इन दोनों को जोड़ा. तो इन दोनों को जोड़ने पर अब देखो वही आ रहा है जो जोड़ का ट्रांसफॉर्मेशन लेने पर आ रहा था. यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ा है, मैंने वी डैश के अंदर जोड़ा है. एक बार मैंने जोड़ लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो आपको लगेगा कि जोड़ मैंने वी के अंदर किया है, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो पता लगेगा जोड़ वी डैश में किया है. लेकिन फिर भी उत्तर बराबर आ रहा है. इसका मतलब संक्रिया चाहे वी के अंदर करो चाहे संक्रिया वी डैश के अंदर करो, अब ये दोनों हम हो गए, अब ये दोनों एक हो गए, अब ये दोनों एक चीज बन गए. तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब दोनों, पहले ये 2 अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों के काम करने का तरीका एक हो गया. जैसे शादी करने के बाद में तेरा मेरा खत्म हो गया, हमारा हो जाता है. अब इन लोगों का हमारा कंसेप्ट सेट हो गया. भैया अब हमारा पे आ गए हम लोग, ना तेरा ना मेरा, हमारा. चाहे तो, है ना. अब जैसे मान लीजिए कोई उधार, किसी से उधार दिया हुआ है, कोई उधार दे रहा है, वो पत्नी को दे दो चाहे पति को दे दो,
क्योंकि अब तो मैं और तुम्हारा तो रहा ही नहीं ना, तो हमारा हो गया। आप उसको दोगे या उसको दोगे, वो जाएगा तो एक ही घर में, तो हमारा कंसेप्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट कहता है कि दो अलग अलग वेक्टर स्पेस, लेकिन ऐसा सोचिए, रिपीट, हर कोई वेक्टर स्पेस को आप नहीं ला सकते। हर कोई वेक्टर स्पेस नहीं कि वी के साथ किसी भी वेक्टर स्पेस को उठाया और सेट कर दिया, नहीं। ये वही है जिनके बीच में ये टी बन सकता है, जिनके बीच में ये वाला टी इस तरीके की शर्त हो कि भैया चाहे यहां काम कर लो चाहे यहां काम कर लो, तुम्हारा हमारा खत्म है, तुम्हारा मेरा खत्म है, हमारा शुरू है। वो लोग, वो वेक्टर स्पेस दो जो इस तरीके से आ सकते हैं, उन दोनों आपस में होमोमॉर्फिक या समाकारिता कहलाती है कि भैया ये दो वेक्टर स्पेस है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक तरीके से काम कर सकते हैं। वर्ड बन गया समाकारिता। तो इसे कहते हैं, अगर आप यहां देखें तो पहले संक्रिया कराइए, संक्रिया को संयोजन कहते हैं, है ना। तो संयोजन करके प्रतिबिंब निकाला, तो ये साइड कहलाती है संयोजन का प्रतिबिंब, यानी पहले संयोजन किया फिर प्रतिबिंब निकाला। जबकि ब्लू वाली कह रही है प्रतिबिंब का संयोजन, प्रतिबिंब पहले निकाला, संयोजन बाद में किया, लेकिन दोनों ही केस में बराबर रिजल्ट आया है। तो इस साइड में हुआ है संयोजन का प्रतिबिंब। और दोनों साइड बराबर, ठीक है ना। तो ये जो सार है इसका, इसका निचोड़ को पकड़िएगा कि एक्चुअली में क्यों, क्योंकि कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज मैथ्स में अगर है तो वो यूं ही नहीं है। एक चीज क्लियर है कि मैथ्स में डाला गया हर शब्द प्रकृति के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। हर शब्द, हर गणितीय घटना, हर गणित के अंदर लिया गया कोई परिभाषा, हर लिया गया फॉर्मूला इस ब्रह्मांड के बारे में बताता है। जैसे रामानुजन कहा करते थे, अगर कोई समीकरण, कोई इक्वेशन अगर मुझे ब्रह्मांड के बारे में या दुनिया के बारे में नहीं बताती है तो वो मेरे लिए बेकार है। और अभी तक मुझे कोई ऐसी इक्वेशन मिली नहीं, ऐसी मुझे कोई इक्वेशन मिली नहीं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है आप लोगों की, हर इक्वेशन इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो रही है। हर इक्वेशन ब्रह्मांड के किसी ना किसी सच को उजागर कर रही है। हर इक्वेशन, हर गणितीय घटना इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सत्य को परिभाषित कर रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, अब कहोगे कि हमें नहीं पता, हाँ हमें नहीं पता, ये हमारी नासमझी है, हमारी अज्ञानता है, हमारी अज्ञानता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सोने के बारे में नहीं पता और उसको सोने का सिक्का मिल जाता है, तो सोने के सिक्के की गलती है या उस आदमी की गलती है? उस आदमी की अज्ञानता की गलती है, उसे नहीं पता कि ये सोने का सिक्का है। ये अज्ञानता का नुकसान है ना कि सोने की गलती है। सोना तो सोना ही है, सोना तो सोना ही है। सेम वही बात है कि गणित के अगर कोई समीकरण है, आपको उसका नहीं पता है, तो गणित के समीकरण की कोई गलती नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो हर चीज कोई ना कोई मेक सेंस और बहुत अच्छा सेंस रखती है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो ये रेखिक रूपांतरण हो गया। अब रेखिक रूपांतरण यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताता है कि भाई जीरो हमेशा जीरो डैश से ही कनेक्ट होगा। अगर कोई समाकारिता है, अगर दो वेक्टर स्पेस के बीच में समाकारिता है, तो v को v डैश, जीरो को हमेशा जीरो डैश से ही कनेक्ट करेगा। मतलब कोर पार्ट को कोर पार्ट से ही कनेक्ट करेगा। ये बड़ा प्यारा वर्ड, कोड से कोड कनेक्ट होगी। दूसरा, आप प्रतिलोम चाहे यहाँ निकाल लो चाहे प्रतिलोम वहां निकाल लो, एक ही बात है। ये तो समाकारिता की पहली शर्त होती है कि भैया चाहे यहाँ सरल करो चाहे वहां सरल करो, एक ही बात है, ना तुम्हारा ना मेरा हमारा। तो ये वो वाला कंसेप्ट है कि इनवर्स, इनवर्स लेकर ट्रांसफॉर्म करो या ट्रांसफॉर्म करके इनवर्स लो, यहाँ इनवर्स निकाल लो चाहे वहां निकाल लो, एक ही बात है। सेम यही बात यहाँ पे है कि पहले घटा के ट्रांसफॉर्म कर लो या ट्रांसफॉर्म करके घटा लो, एक बात है। तो समाकारिता आपको दो घर देती है, एक अपनी माँ का घर, एक अपनी मासी का घर, है ना। माँ और मासी, माँ जैसी, तो वो भी माँ जैसी है ना। तो वी, जब आप कहते हैं समाकारिता है, अब देखो इसको थोड़ा सा, मेरे एग्जांपल अजीब है लेकिन बड़े एक्फेक्टली सेट है। मैंने कहा ना, गणित ऐसी ही है, गणित एक्चुअली ऐसी है। गणित आपके जीवन के रिश्तों में भी सेट बैठती है, वो हर जगह सेट बैठती है। इतनी व्यापकता है उसमें, इतनी व्यापकता है कि हमारे दैनिक जीवन के हर बातों में, हमारे खुद के की गई बातों में भी गणित को आप बिठा सकते हैं। माँ और माँ जैसी, मासी, तो जैसे माँ और मासी में क्या संबंध होता है, एक जैसी होती है। v और v डैश एक जैसा होता है। अगर कोई दो वेक्टर्स पे समाकारिता में है तो ये माँ और माँ जैसी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्थि क्या होती है, कर्नेल क्या होता है? कर्नेल क्या होता है? अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ने हमें एक बात बताई थी कि जीरो पे हमेशा जीरो डैश आएगा, जीरो पे हमेशा जीरो डैश आया था, लेकिन उसने एक बात नहीं बताई कि क्या जीरो पे ही जीरो डैश आएगा या और पे भी जीरो डैश आ सकता है। तो जवाब है हाँ, और पे भी आ सकता है। और पे ना भी आया तो एटलीस्ट जीरो पे तो जीरो डैश आएगा ही आएगा। और कहीं आए ना आए, जीरो पे तो जीरो डैश आएगा। हो सकता है और भी पॉइंट्स हो इसके अलावा, इंक्लूडिंग ये, इस पे तो आएगा ही आएगा। और भी पॉइंट हो सकते हैं जिनका प्रतिबिंब जीरो डैश आता हो। ये वो सारे एलिमेंट जिनका प्रतिबिंब जीरो डैश आता है, उन सारे सेट, इस सेट को कर्नेल कहते हैं, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या कर्नेल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अगर ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता, ना ये सब होता, तो कर्नेल जो कर्नेल है, कर्नेल ऑफ टी है, वो टी की वजह से बना। अगर टी ही नहीं होता तो किस बात का कर्नेल? तो कर्नेल की उत्पत्ति का कारण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए कर्नेल ऑफ टी कहते हैं इसको। रेखिक रूपांतरण की अस्थि कहते हैं। खाली अस्थि नाम का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अस्थि का जन्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अस्थि, कर्नेल टी। कर्नेल टी में वो सारे एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेजेस जीरो डैश है। वी के वो सारे वेक्टर्स इकट्ठे कर लो जिनकी इमेजेस जीरो डैश आती हो। अब कर्नेल टी के बारे में कुछ भविष्यवाणी तो आप कर सकते हैं। ये खाली तो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू खाली तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो पे तो जीरो डैश आएगा ही आएगा। और मत आइए, हमें कौन सी जबरदस्ती है, मत आओ। लेकिन हमारे पीछे एक परमे कहती है कि भैया और आए ना आए, एक की तो आपकी गारंटी है, एक तो मिलेगा ही है ना। जीरो पे जीरो डैश तो मिलेगा ही मिलेगा, तो और मत भी मिलो, क्या चाहिए, कोई बात नहीं, एक तो पक्का है। अब फिर ये बात पक्की होगी। आगे परमे ने और भी जबरदस्त बात कह दी। परमे कह रही है कि ये अपने आप एक उपसमष्टि होती है, मतलब ये भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है। जो कर्नेल होता है ये खाली नहीं होता, ये तो हो ही गया प्रूफ। ये खाली ही नहीं बल्कि इसमें और भी खास बात है, ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। ये भी एक वेक्टर स्पेस है, वी का छोटा वेक्टर स्पेस है, इसलिए उपसमष्टि कह रहे हैं, सब स्पेस कह रहे हैं, वी का सब स्पेस है। आगे बढ़ते हैं। तुल्यकारिता क्या? तुल्यकारिता में आप थोड़ा सा और स्टिक हो जाते हैं भैया, अब समाकारिता से काम नहीं चलेगा, हमें 1 to 1 भी चाहिए। 1 to 1 का मतलब जैसे यहाँ पर 10 जने हैं तो वहां पे भी 10 जने चाहिए, यहाँ पे 10 जने हैं तो वहां पे भी 10 जने चाहिए, मतलब हर एक बंदे के सामने एक बंदा चाहिए। इसे आते ही हम आते हैं तुल्यकारिता। समाकारिता सिर्फ समान रूप से काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि अवयवों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। जितने अवयव वी में है उतने ही अवयव वी डैश में होने चाहिए, एक पर एक अवयव होना चाहिए। यानी हम बिल्कुल समान रूप से काम करना भी मांग रहे हैं और तादाद जो जनसंख्या है वो भी बराबर मांग रहे हैं। तो तुल्यकारिता, जो तुल्य भी हो, तुल्य शब्द का मतलब गणित के अंदर होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब गिनती में बराबर, गिनती में वी में उतने होने चाहिए, वी डैश में उतने होने चाहिए, और फिर समान रूप से काम करने वाली शर्त तो लागू होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे एक एक के आच्छादक क्या करते हैं? एक एक के आच्छादक काउंटिंग के काम आते हैं। जब कोई फलन एक एक के आच्छादक होता है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जितने अवयव इस समुच्चय में है उतने ही अवयव इस समुच्चय में है। यानी ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहले वाले सेट इन V equals to number of element in V dash। तो ये साइज की गारंटी दे देता है कि भैया साइज बराबर है, और समाकारिता इस बात की गारंटी दे देती है साइज भी बराबर है और काम करने का तरीका भी बराबर है। तो हम बड़ा वर्ड यूज करते हैं तुल्यकारिता। अब क्या हुआ,
अब ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल रिवोल्यूशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये समझाता है कि अगर v किसी दिन अपने लोगों के साथ कहीं चला गया तो v डैश उसकी जगह ले लेगा। किसी दिन v गायब हो गया, किसी दिन v गायब हो गया तो कोई बात नहीं, है ना, आपको ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि v चला गया कोई बात नहीं, v डैश छोड़ गया, v चला गया, v डैश, ये तुल्यकारी है। तुल्यकारी का मतलब जितने v में थे उतने ही v डैश में है। जैसा काम v करता था वैसा ही काम v डैश करता है। तो अगर v चला भी गया तो शोक मत करिए, v डैश आएगा, वो काम संभाल लेगा उतने ही आदमियों के साथ, उतने ही आदमी साथ। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, टीमें जाती रहती है, प्लेयर्स जाते रहते हैं, नए प्लेयर्स आते रहते हैं, सेम वही बात, रिप्लेसमेंट है आपके पास। तो अगर वी चला भी गया तो कोई बात नहीं, जो उसके तुल्यकारी है उसको बुला लीजिए, वो आके काम संभाल लेगा। ठीक है, इसलिए गणित में हम तुल्यकारिता ढूंढते हैं कि अगर एक सिस्टम गायब हो जाए, वैसे गायब होता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भैया तुल्यकारी है, इसका मतलब फिर हमारा दिमाग बहुत चलता है। एक्चुअली हमारा दिमाग बहुत चलता है। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करते टाइम हम क्या देखते हैं, शॉपिंग करते में हमारा पजामा लेने जा रहे हैं, अब पजामा लेने जा रहे हैं मार्केट में, एक 1500 का है, एक 1200 का है, 1000 का है, फिर हम क्या देखते हैं, तुल्यकारी कौन सा है, कम रेट हो, तुल्यकारी हो। मतलब ये जो 1500 वाला पजामा जो काम कर रहा है, ये 1500 वाला पजामा जो काम कर रहा है, क्या ऐसा ही काम ये 1200 वाला कर सकता है? क्या ऐसा ही काम ये 1000 वाला कर सकता है? क्या ऐसा ही काम ये 700 वाला कर सकता है? तो बस वही काम तो वही करवाना चाहते हो ना, ये तो नहीं कर रहे ना कम, ये कम भी चल जाएगा, एक पजामा एक साइड से फटा हुआ हो, आधा फटा हुआ तो भी चल जाएगा, नहीं ना, एक ही काम आप करवाना चाहते हैं लेकिन कम रेट में। तो इस एक आइडिया को कहते हैं तुल्यकारिता। सेम काम करवाना चाहते हैं, एक ही पजामा लेना चाहते हैं, वही काम करवाना चाहते हैं, लेकिन रेट थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यही फिर जब तुल्यकारी सिस्टम होते हैं तो हम देखते हैं कि भैया इनमें ये सब तुल्यकारी है, मतलब सब एक जैसे काम करेंगे, ये सारे पजामे हैं। अब इनमें से सस्ता कौन है, मतलब कौन है जो जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है और ये आगे सही काम करेगा, तो वो सरल वाला सिस्टम हम उठा लेते हैं। जैसे याद होगा बहुत सारे हमारे पास सिस्टम थे, डेसिमल, है ना, बहुत हेक्सागोनल, बाइनरी। आपको याद होगा कि नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है 7th में या 8th में, नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है जो बेस 10 है, एक बेस 10 है, बेस 2 हो सकता है, बाइनरी सिस्टम जिसको कहते हैं, बेस 3, बेस 4, बेस 5, बेस 6, किसी भी बेस का सिस्टम बन सकता है। लेकिन इन सारे बेस सिस्टम में ये सब इक्विवेलेंट है, सब इक्विवेलेंट है। बाइनरी वाला भी वही करता है जो हमारे वाला करता है, वही 3 वाला करेगा, वही 4 वाला, वही 5 वाला, वही 6 वाला। तो ये इतने सिस्टम होने के बावजूद 10 वाले को क्यों चूज किया? क्योंकि 10 वाला इजी है, 10 वाला आसान है, समझने के लिहाज से आसान है, तो बेस 10 चलता है ना। ये सब इक्विवेलेंट है, इसलिए हमने कभी 10 5 नहीं पढ़ते, 10 बेस 7 नहीं पढ़ते, बेस 8 नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते बेस 8? बेस 8 काम तो करता ही है। पहले जो सभ्यता हुआ करती थी उसमें शायद 16 चलता था, जो हमारी माया सभ्यता हुआ करती थी, बहुत पुरानी सभ्यता हुआ करती थी, उनमें 16 का बेस चलता था, बेस ऑफ 16, 16 का बेस उनका चलता था। वो 16 का बेस क्यों नहीं रखा हमने, वो तो पुराना था, सबसे पुराना था। लेकिन जब पता चला कि सारे सिस्टम इक्विवेलेंट है और 10 वाला बेस सब इक्विवेलेंट है, इसका मतलब कोई भी काम में ले सकते हैं, 10 वाला समझने में आसान था तो इसके पास एक प्रिविलेज आ गया, 10 वाला हमने पकड़ लिया, 10 वाला। और तब से लेकर दुनिया की पूरी आबादी 10 का ही बेस यूज करती है। कंप्यूटर के लिए 2 का बेस अच्छा था तो कंप्यूटर को 2 वाला पकड़ा दिया, हमने 10 वाला पकड़ लिया, हमारे लिए 10 अच्छा था, कंप्यूटर ने 2 पकड़ लिया। लेकिन पता है वो 10 वाला पकड़ के वो 2 वाला पकड़ के बैठा है, हम 10 वाला पकड़ के बैठे हैं, फिर भी हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट है, तुल्यकारी है। बेस 2 भी वही करता है जो बेस 10 करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदी जिसको बोलनी आती है, जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोल लेगा, हिंदी वाला हिंदी में बोल लेगा, बोलना ही तो है, बात ही तो करनी है। आगे बढ़ते हैं अगली पर में। तो इस आइडिया को थोड़ा सा गहराई से समझ लेना। V/W अगर कोई विभाग समष्टि है, अगर कोई विभाग समष्टि है, V एक सदिश समष्टि है, VW उसकी विभाग समष्टि है। विभाग समष्टि हमेशा समाकारी प्रतिबिंब होता है। V तथा V/W हर सदिश समष्टि का उसका विभाग समष्टि के साथ हमेशा समाकारिता होती है। इसको नेचुरल कहते हैं, ये हमने नहीं बनाई, प्रकृति ने बनाई है।
ये हमेशा होती है। हर सदिश समष्टि, ये चीज हमने रिंग में भी पढ़ी थी कि प्रत्येक रिंग अपने कोशेंट रिंग के साथ समाकारी होती है। ऐसे ही हर विभाग रिंग, हर सदिश समष्टि अपनी विभाग समष्टि के साथ समाकारी होती है, और इसका जो कर्नेल होता है वो W के बराबर होता है। अगर यहाँ पे T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर्नेल ऑफ T बराबर W होगा। कर्नेल ऑफ T बराबर W। इसी पे अगली प्रमेय आती है हमारी, ये फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है, मूलभूत प्रमेय कहलाती है, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय। समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये सब जगह ही मिलेगी, ग्रुप में भी मिलेगी आपको, रिंग में भी मिलेगी, और यहाँ पे भी मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल है भाई, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है VF और उसका कोई समाकारी प्रतिबिंब V डैश है, ये इसका समाकारी प्रतिबिंब है। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज है, ये होमोमॉर्फिक इमेज है। तो V बटा ये T मान लेते हैं, होमोमॉर्फिक इमेज T है, तो V बटा कर्नेल T, ये इसका बन गया कोशेंट। ये कोशेंट और ये समाकारी प्रतिबिंब आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये हमेशा आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। किसी भी वेक्टर स्पेस का समाकारी प्रतिबिंब उसी के कोशेंट स्पेस के साथ हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। इसलिए फंडामेंटल थ्योरम कहलाते हैं, जो समझाते हैं कि भैया इसके बाद में आप कहीं जाएंगे ही नहीं, हर समाकारी प्रतिबिंब उसके अंदर ही बनता है, वो बाहर जाता ही नहीं। अच्छा, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, जो ये समझाती है कि अगर डायमेंशन का महत्व, ये समझाता है कि अगर, इसको ध्यान से समझना, बड़ा कमाल का है ये समझाता है कि ये बहुत अब ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इतनी है कि इनके ऊपर अगर बात करें तो बहुत लंबा समय जा सकता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में आएगी, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ने से आपको गणित समझ में आएगी, आपको जिंदगी समझ में आएगी कैसे, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल में, ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस है V, F आपने उठा लिया, उसकी वीमा 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, जो उसकी वीमा है, उसकी वीमा जो भी है, इसका एग्जांपल देखना, बहुत प्यारा एग्जांपल है इसका। V कोई वेक्टर स्पेस है, उसकी वीमा n है, तो ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होगा Vn के। अब ये Vn क्या है, Vn क्या है, Vn है n ट्यूपल वाला, n ट्यूपल वाला, याद आया थोड़ा, n ट्यूपल वाला या n निर्देशांक वाला, ऐसे बोल दो, A1, A2, A3, AN, AI belongs to F। तो कोई भी वेक्टर स्पेस, हर वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होता है Vn। अब ये Vn जो होता है वो ट्यूपल वाला होता है, एक ट्यूपल वाला, सरल रेखा मतलब रियल लाइन, V2 ये हमारा 2D, V3 हमारा 3 डायमेंशन। इसका मतलब जितने भी दुनिया में वेक्टर स्पेस है, जितने भी वेक्टर स्पेस है, उसको या तो रियल लाइन पे उतारा जा सकता है, बड़ी गहरी बातें बोल रहा हूँ, अब ये पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लो, कमाल की बात है कि जितने कोई भी वेक्टर स्पेस, कोई भी घटना जो हमारे जीवन में हो रही है, अगर वो एक वेक्टर स्पेस बनाती है,
अगर वो एक वेक्टर स्पेस बनाती है तो उसे या तो आप रियल लाइन पे उतार सकते हो, या 2D पे उतार सकते हो, या 3D पे उतार सकते हो, या 4D, 5D, 6D, किसी ना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे उसको उतारा जा सकता है। कोई भी घटना अगर घटित हो रही है उससे आप या तो 1 डायमेंशनल है तो रियल लाइन पे उतर जाएगी, 2 डायमेंशनल है तो 2D ज्योमेट्री पे उतर जाएगी, अगर 3 डायमेंशन है तो 3D ज्योमेट्री पे उतर जाएगी। अब आप सोचोगे ये बातें हमने कहा, ये क्या बात आ गई? ये बात नॉर्मल है। आपको याद आता होगा कि बचपन में आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाते थे कि एक कार चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, बताओ 5 घंटे में वो कहाँ पहुंचेगी? 5 घंटे में वो कहाँ पहुंचेगी? कार है क्या? बोले नहीं। चलते हुए दिख रही है? बोले नहीं। फिर आप सवाल कैसे कर पा रहे हैं? ना कार है, ना तो कार है, ना कार की स्पीड है, ना कोई चला रहा है, ना आपको दिख रही है। फिर ये सब कुछ कर क्या रहे हो आप? आप ये कर रहे हो कि आपको पता है कि वो जो कार है, वो जो चल रही है, वो 1 डायमेंशन है, क्योंकि सड़क पे चल रही है, 1 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन है, तो जो मैंने बताया, अगर वो 1 डायमेंशन है तो आप उसे रियल लाइन पे उतार सकते हैं। आप उसको यहां पर लाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप उस कार को यहां पर लाकर एक बिंदु के तौर पर पढ़ाई कर सकते हैं, उसका वेग निकाल सकते हैं। इसीलिए देखो, इसीलिए इंटरेस्टिंग बात यह कि पूरे रियल वर्ल्ड को आप कॉपी में करते हैं। वस्तु ऊपर से नीचे गिरी, कितना टाइम लगा? नीचे से ऊपर जाएगी, कितना टाइम लगेगा? एक कॉपी जो 2x2 की है, लंबाई और चौड़ाई है, 2 डायमेंशन है, आप कॉपी के अंदर रियल वर्ल्ड को कवर कर रहे हो। ये क्यों हो पाता है? ये इसी परमे की वजह से हो पाता है, क्योंकि ये परमे कहती है 3D वर्ल्ड, क्योंकि हमारा वर्ल्ड 3D है, 3D वर्ल्ड को आप कागज पे उतार सकते हैं, आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात समझाता है कि कागज पे किए गए कैलकुलेशन वास्तव में सच क्यों होते हैं। कागज पे किए गए जोड़ बाकी वास्तव में सच क्यों होते हैं। अगर कोई बंदा पत्थर को ऊपर से गिराता है और मैं कागज पे कैलकुलेट करता हूं तो उतने ही टाइम पे वो नीचे गिरेगा। कैसे कागज पे किए गए जोड़ बाकी वास्तव में सच होते हैं, ये परमे कहती है। ये परमे कहती है कि कोई भी वेक्टर स्पेस अगर n डायमेंशन का है तो उसे कागज पे उतने डायमेंशन में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो सेम काम करेगा, चाहे वास्तविकता में गिराओ चाहे कागज पे गिराओ। अगर आप कागज पे गिरा के भी वही सब कुछ कर रहे हैं तो कागज पे किया गया कैलकुलेशन रियल लाइफ में भी काम करेगा। वाह, जबरदस्त। इसीलिए कागज सच है। ये मुझे बहुत समय तक परेशान करती थी। मुझे क्या, सारे हम कागज पे कर लेते हैं और कागज पे किए गए जोड़ बाकी रियल में कैसे काम करते हैं? एक ट्रक है, वो चल रहा है, मैं कागज में जोड़ बाकी कर रहा हूं और मेरा कागज का जोड़ बाकी रियल में काम कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक कागज पे किया गया एक पेन और एक कॉपी लेके मैं जोड़ बाकी करता हूँ, वो रियल में घटित हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहते हैं हाँ हो सकता है। ये है वो परमे जो जान डालती है कि ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए गणितज्ञ जो है सबसे सस्ता पड़ता है। तो एक बड़ा कारण आपको और मिल गया कि गणित को क्यों बढ़ाया जाए। गणित को इसलिए पढ़ाया जाए कि अगर कोई भी चीज सड़क पे करवाओगे, कार लाओगे, कार चलवाओगे, ड्राइवर लगेगा, कार लगेगा, पेट्रोल लगेगा, लोगों की मेहनत लगेगी, नापने के लिए मशीनें लगेंगी, कागज पे कुछ नहीं लगेगा। एक कागज और एक पेंसिल। इसलिए किसी चीज को गणित में पढ़ना सबसे सस्ता सौदा है, क्योंकि एक कागज और एक पेन लगता है। रियल लाइफ में वही चीज, अगर एक गाड़ी की स्पीड आप गाड़ी को चला के फिर नापते तो पेट्रोल लगता, ड्राइवर का चार्ज लगता, सड़क टोल टैक्स लगता, बहुत कुछ लगता। शायद हो सकता है 20-30 हजार रुपए लग जाते आपके स्पीड निकालने, समय निकालने में। कागज पे कुछ नहीं लगा, एक कागज और एक पेंसिल लगी। इसीलिए किसी चीज को गणित में सॉल्व करना सबसे सस्ता सौदा है, इसलिए गणित को आगे बढ़ाया जाता है। आगे आते हैं, ये इसी बात को, इसी पर आधारित एक परमे और है जो कहती है कि v और v डैश अगर दो वेक्टर स्पेस तुल्यकारी है, एक जैसे काम करते हैं तो उनकी वीमा समान होती है। और अगर दो वेक्टर स्पेस की वीमा समान होती है तो वो एक जैसे काम करते हैं। ये बात दोनों साइड से सच है। अगर दो वेक्टर स्पेस तुल्यकारी है मतलब दोनों सेम काम कर रहे हैं, अवयव सेम है, अवयव काउंटिंग में सेम है और काम भी एक तरीके से कर रहे हैं, तो फिर विमाएं भी बराबर आएंगी। और विमाएं बराबर है तो फिर वेक्टर स्पेस दोनों का काम करने का तरीका एक है। इसका मतलब विमा बड़ी महत्वपूर्ण है। विमा फिर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दो स्पेस की विमाएं बराबर है तो वो चाहे कोई से भी हो, काम करने का तरीका एक ही होगा। ये परमे कहती है अगर विमाएं सेम है। इसीलिए अगर आप देखें
पोलर सिस्टम को देखें, ध्रुवीय तंत्र को देखें, विमा कितनी है, आर और थीटा 2, कार्तीय तंत्र की एक्स और वाई 2, दोनों की 2 2 है, इसका मतलब दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे, एक ही चीज पे काम करेंगे, काम करने का तरीका एक होगा, है या नहीं है? आप किसी चीज को ध्रुवीय में भी बता सकते हैं, आप किसी चीज को कार्तीय में भी बता सकते हैं, क्यों? ये प्रमेय कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। अब जब कर्नेल बना लिया तो एक आरटी भी बना लेते हैं, कर्नेल बना लिया है तो आरटी भी बना लेते हैं। आरटी क्या होता है? रेंज, कि अगर मैं वी के वेक्टर्स रखूं, अगर मैं वी के वेक्टर्स रखता जाऊं तो उस साइड पे मुझे जो वेक्टर्स मिलेंगे, उधर उधर जो मुझे वेक्टर्स मिलेंगे, उन वेक्टर्स को इधर के वेक्टर रखने के बाद जो उधर के वेक्टर मिलेंगे, वो जो वेक्टर मिलेंगे अगर उनका भी एक सेट बना लूं, जिसको कहते हैं परिसर, परास, रेंज, तो वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस होगा उस बड़े वाले स्पेस का। तो कुल मिला के अब आपके पास 4 वेक्टर स्पेस हो गए। वी वेक्टर स्पेस है, वी डैश वेक्टर स्पेस है, जिन जिन पे 0 मिलता है उसे कर्नेल कहते हैं, और अभी पढ़ा है कि ये सब भी वेक्टर स्पेस है ना, ये भी वेक्टर स्पेस है। ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर्स को रखने के बाद और भी तो सदिश मिलेंगे। इन्हें कहते हैं, जो इमेजेस आपको मिलती है उसको रेंज ऑफ टी कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं भी प्राप्त होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो प्राप्त नहीं होंगे। ये चारों के चारों वेक्टर स्पेस है, चारों के चारों वेक्टर स्पेस है। वी वेक्टर स्पेस है, कर्नेल वेक्टर स्पेस है, वी डैश वेक्टर स्पेस है, ये तो ऑलरेडी है ही। और अब परमे कहती है, पिछली परमे ने कहा था कि ये वेक्टर स्पेस है, इस परमे ने कहा कि रेंज वेक्टर स्पेस है, तो ये चारों वेक्टर स्पेस बन गए। वेक्टर स्पेस की विमाएं होती है, विमाओं में रिलेशन होता है। ये अगली थ्योरम जो गारंटी लेती है कि सही में उपसमष्टि होती है, गारंटी है, परमे है मतलब गारंटी है ना। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही परमे है तो सच है, परमे कह रही है तो सच ही कह रही है, फिर परमे है तो प्रूफ करके आई होगी। तो ये कह रही है कि वी और वी डैश के बीच में जो प्रास होती है, जो रेंज होती है आर टी, वो एक उपसमष्टि होती है, मतलब एक वेक्टर स्पेस होती है। और फिर ये अब आ जाते हैं कोटि और शून्यता, क्योंकि आगे एक परमे बनाएंगे, कोटि और शून्यता। अब 2 नए वेक्टर स्पेस का जन्म हो गया, 2 वेक्टर स्पेस, एक का नाम कर्नेल, एक का नाम रेंज। कर्नेल और रेंज दोनों की विमाएं होंगी, विमाएं होंगी, आधार होंगे, क्योंकि हर सदिश समष्टि का आधार होता है, आधार होगा तो विमा भी होगी। तो ये जो विमाएं हैं इनका नाम होता है कोटि और शून्यता। जो आपका कर्नेल है उसकी विमा को शून्यता कहते हैं, न्यूलिटी कहते हैं, शून्यता या इंग्लिश में न्यूलिटी, या सिग्मा बराबर कर्नेल टी की विमा। जो आपका कर्नेल है वो एक उप समष्टि है, मतलब सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि की विमा होगी, तो जो कर्नेल की विमा होती है उसी को शून्यता या न्यूलिटी कहा जाता है। इस पे सवाल आता है। और फिर आती है हमारी दूसरी कोटि, या इंग्लिश में कहते हैं रैंक, दर्शाते हैं रो द्वारा। ये होती है आर टी की विमा, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, आर टी की विमा। ठीक है, तो रैंक किसे कहते हैं? आर टी की विमा को। न्यूलिटी किसे कहते हैं? कर्नेल की विमा को। आगे
यही जैसे बताया, शून्यता किसे कहते हैं? शून्यता को सिग्मा टी से आप दर्शाते हैं और ये आपके कर्नेल की विमा होती है, कर्नेल टी की विमा, डायमेंशन ऑफ कर्नेल टी। सिल्वेस्टर थ्योरम कहती है, इंपॉर्टेंट बात, सिल्वेस्टर थ्योरम कहती है कि इन तीनों में रिलेशन होता है, इन तीनों में, चार है वैसे तो, चार है, रिलेशन तीन में होता है, वैसे चार है, चौथे में कोई रिलेशन नहीं है, वी डैश में कोई रिलेशन नहीं है, बस एक तो जो वी शुरुआत वाला है वो, उसका कर्नेल और रेंज, इन तीनों में रिलेशन है कि रैंक ऑफ टी मतलब डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ कर्नेल इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ आर टी डायमेंशन ऑफ कर्नेल टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। अब सवाल ये उठता है कि वी डैश के बारे में क्या? वी डैश के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना बता सकते हैं कि रेंज टी उसका सब स्पेस है, तो रेंज टी की विमा से उसकी विमा या तो ज्यादा होगी या कम होगी, बस इतना सा कह सकते हैं। डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ आर टी लेस देन इक्वल्स टू होगी डायमेंशन ऑफ वी डैश, बस इतनी सी जानकारी हमारे पास है, क्योंकि आर टी सब स्पेस है और सब स्पेस की विमा हमेशा स्पेस की विमा से छोटी या बराबर होती है, तो आर टी की विमा वी डैश के बराबर है। हाँ, लेकिन अगर टी आच्छादक है, इफ टी इज ऑन टू, अगर टी आच्छादक है, और आच्छादक होते ही हमें पता है परास और सह प्रांत बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में आपका आर टी बराबर हो जाएगा वी डैश के, तो फिर आपके आर डैश की विमा ही तो वी डैश की विमा हो जाएगी। अगर आच्छादक है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर डायमेंशन ऑफ वी डैश, क्योंकि आच्छादक है, और अगर आच्छादक नहीं है तो फिर आर टी की विमा वी डैश की विमा से कम ही होगी, आर टी की विमा वी डैश से कम ही होगी। इफ टी इज नॉट ऑन टू, आच्छादक नहीं है, तो फिर आर टी की विमा, क्योंकि आर टी अब वी डैश के बराबर होगा नहीं, बराबर नहीं होगा, तो आर टी की विमा वी डैश की विमा से छोटी होगी। ठीक है, ये दो बातें पता, इतना ही पता चलता है बस, बाकी ये परमेय, ये सिल्वेस्टर की शून्यता नियम कहलाता है, लॉ ऑफ न्यूलिटी के नाम से इसको जाना जाता है, लॉ ऑफ न्यूलिटी। इसको डायरेक्ट भी पूछा गया है, इस पे सवाल भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, खेल का नया उम्मीदवार, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर स्पेस सेम ले, दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस सेम ले, v और v, और उनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t परिभाषित करें, दोनों ही सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों ही सेम है, ये भी v है वो भी v है, दोनों वेक्टर स्पेस सेम है, दोनों एकदम सेम है, सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t परिभाषित कर रहे हैं, और t इस तरीके से काम कर रहा है, t बराबर लैम्डा अल्फा, जहां लैम्डा एक स्केलर है, अल्फा एक वेक्टर है, तो ये जो लैम्डा है ये आइगन वैल्यू कहलाता है, लैम्डा आइगन वैल्यू, अल्फा आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर हमेशा अशून्य होता है, लैम्डा कैसा भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आइगन वैल्यू कोई भी हो सकती है, रियल और कॉम्प्लेक्स। आइगन वैल्यू की, आइगन वेक्टर की खास बात है वो जीरो नहीं होता, ये आइगन वेक्टर होता है,
इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स ए है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे बदलते हैं ये जरूर सीख लेना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे बदलते हैं ये जरूर 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 सीख लेना, क्योंकि ये रैंक निकालने के काम आता है। टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे बदलते हैं, एक दो एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे बदलते हैं, जो आपका टी है वो ए बन जाता है, वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बोले इससे क्या फायदा बताओ, क्यों बदलूं, क्यों सीखूं? फायदा ये है कि जो भी आपने दो रैंक देखी थी, अभी आपने जो दो डायमेंशन देखी है आर टी और वो निकालने में आसानी होगी। जो आपने डायमेंशन ऑफ आर टी वो आप मैट्रिक्स की जाति निकाल के कर सकते हैं। जो आपकी मैट्रिक्स है उसकी जाति निकाल लो, मैट्रिक्स की जाति ही, जो रूपांतरित मैट्रिक्स है उसकी जाति ही आर टी के बराबर है। और कर्नेल की डायमेंशन मैट्रिक्स की शून्यता के बराबर है। जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसकी शून्यता निकाल लो, मैट्रिक्स की शून्यता ही KT के बराबर है। तो बड़ा आसान हो जाता है। और मैट्रिक्स में जाति निकालना और बड़ा आसान है जाति निकालना, क्योंकि जाति का क्या सेंस है कि भैया वो बड़ी से बड़ी सारणिक बता दो, बड़ी से बड़ी सारणिक का साइज बता दो जो नॉन जीरो है, बस वो 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, वो जाति होगी। तो उसमें जाति निकालना आसान है, बजाय RT की विमा निकालना वो मुश्किल होता है। तो मैट्रिक्स बनाते ही आपको जाति निकालनी होती है, जाति ही विमा हो जाती है। फिर आपको शून्यता निकालनी होती है, वो कर्नेल की विमा हो जाती है। तो बड़े आराम से ये चीजें निपट जाती है। तो ये है इसका फायदा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में क्यों बदलूं, क्या फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा। वापस आते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में। तो इसे आपको टी को ए में बदल दिया, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए हम ये वाली चीज यहाँ पे बना सकते हैं कि अगर x आइगन वेक्टर है, लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो ax बराबर लैम्डा x, ax बराबर लैम्डा x। तो पहले लैम्डा का मान निकालना पड़ेगा, लैम्डा का मान निकालने के लिए ये शर्त लगानी होगी a माइनस लैम्डा आई की सारणिक बराबर 0। ये एक समीकरण बनेगी, इस समीकरण को अभिलाक्षणिक समीकरण भी कहते हैं, इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, जिससे आप लैम्डा का मान निकालते हैं, इसे अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। और ये जो लैम्डा के मान आएंगे वो आइगन मान आ जाएंगे, ठीक है। आइगन मान की संख्या हमेशा मैट्रिक्स के साइज के बराबर होगी। नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, कितने आइगन वैल्यू आएंगे, इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जितने साइज के मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अगर 3x3 है तो लैम्डा के 3 मान आएंगे, लैम्डा के 3 मान आएंगे। अगर मैट्रिक्स 2x2 है तो लैम्डा के 2 मान आएंगे, मैट्रिक्स 1x1 है तो लैम्डा का 1 मान आएगा। जितनी बड़ी मैट्रिक्स उतने लैम्डा के मान आएंगे। और ये अभिलाक्षणिक समीकरण होगी। अब इसमें कुछ परमें होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आइगन मान पे काम करती है, उसकी बात कर लेते हैं, उस पर सवाल पूछे भी जाते हैं। एक तो आइगन मान निकलता कैसे, पहले तो वो निकालो। आइगन मान ज्ञात करना, एक तो ये सीख लो। एक सवाल आइगन मान ज्ञात करने का आता है, निकालते कैसे हैं, a माइनस लैम्डा आई सारणिक बराबर 0, सॉल्व कर लो, लैम्डा के मान निकाल लो। कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ विशेषताएं हैं आइगन वैल्यू की, आइगन मान की, जिनकी सहायता से आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं कि आइगन मान है या नहीं है। नंबर पहली विशेषता कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस है वो आइगन मानों के जोड़ के बराबर होता है। आपके जो आइगन मान है उनका जोड़ ट्रेस के बराबर होता है, आइगन मानों का जोड़ ट्रेस के बराबर होता है। नंबर 2,
सारणिक का मान, एक ही सारणिक का मान आइगन मानों के गुणनफल के बराबर होता है। जो आइगन मान है, उन जितने भी आइगन मान है उनकी गुणा कर लो, वो सारणिक के मान के बराबर होता है। तो इससे बाय ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं कि भाई आइगन मान का कौन सा आंसर सही है, क्योंकि ये होता है आइगन मानों का जोड़ बराबर होता है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? जो आपके विकर्ण के अवयव होते हैं उनके जोड़ को ट्रेस कहते हैं। जो विकर्ण के अवयव होते हैं उनके जोड़ को ट्रेस कहते हैं। इसे कहते हैं ट्रेस। जो विकर्ण के अवयव है उनका जोड़ ट्रेस कहलाता है। और भी है तो और जोड़ लो। विकर्ण के अवयवों का जोड़ ट्रेस कहलाता है। तो विकर्ण के अवयवों का जोड़ और आइगन मान का जोड़ एक होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भ्रम मत ले लेना कि आइगन मान भी बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते इनके। अगर ये 2 3 5 है तो इनका जोड़ 10 आया तो उनका जोड़ भी 10 आएगा, वो कोई और भी हो सकते हैं 3। तो ये बराबर नहीं, संगत संगत बराबर नहीं है कि इसका आइगन ये 2 3 5 है तो आइगन मान भी 2 3 5 हो जाएगा, नहीं। जोड़ वाइज बराबर है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 8 होते हैं, 4 और 4 वो भी 8 होते हैं। तो जोड़ वाइज बराबर है, ना कि नंबर वाइज बराबर है। ऐसे ही आइगन मानों का गुणनफल सारणी के मान के बराबर होता है। तो ये दो रिजल्ट है जिनकी सहायता से आराम से पता चल सकता है आपको कि भी आइगन मान करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरा गुण और है एक, कि अगर एक ही सारणी का मान 0 है तो आइगन मान 0 आएगा, और अगर आइगन मान 0 आ रहा है तो एक ही सारणी का मान 0 है। ये दोनों साइड से सही है। एक ही सारणी का मान 0 आ रहा है तो आइगन मान 0 आएगा, आइगन मान 0 आ रहा है तो एक ही सारणी का मान भी 0 आएगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार या निचली त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, ट्रायंगल मैट्रिक्स है, चाहे वो ऊपरी त्रिभुजाकार हो चाहे निचली त्रिभुजाकार हो, बस त्रिभुजाकार होनी चाहिए। ऊपरी त्रिभुजाकार हो चाहे नीचे की त्रिभुजाकार हो, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में आइगन मान उसके विकर्ण के अवयवी होते हैं। तो जो विकर्ण के अवयव है वही हमारे आइगन मान है। ये आपका लैम्डा के मान आ गए 2,4,5। लेकिन याद रखिए ये कब काम करता है? जब आपके पास त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो। अगर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो आपके विकर्ण के अवयव ही आपके आइगन मान होते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में, वरना तो जो निकालने का तरीका है वो निकाल लो, उससे पता कर लो। तो ये आइगन मान की प्रॉपर्टीज होगी। आगे है कैली हैमिल्टन प्रमेय। कैली हैमिल्टन प्रमेय काफी फेमस प्रमेय है। ये प्रमेय जो है ये बताती है आप लोगों को कि भाई जो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण आता है फाई, जो फाई आता है ए माइनस लैम्डा ई करके जो आप फलन निकालते हैं फाइव, वो ए द्वारा संतुष्ट होता है। अगर उसमें आप ए रख देंगे तो वो ए द्वारा संतुष्ट हो जाएगा, ए रखने पर 0 आ जाएगा। तो हर मैट्रिक्स ए जो है, प्रत्येक मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को भी संतुष्ट करती है। प्रत्येक मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को भी संतुष्ट करती है। तो फाई ए बराबर 0। ये कैली हैमिल्टन प्रमेय है। अब इसका उपयोग क्या रहता है? इसका उपयोग रहता है इनवर्स निकालने के काम आ जाती है। ए इनवर्स निकाल लो या वो समीकरण निकाल लो जिसको ये संतुष्ट कर रही है, वो पता चल जाता है कि ये समीकरण है, इसको ये संतुष्ट करेगी। बहुत छोटे छोटे उपयोग है, हमारे बेसिक तौर पे इतने उपयोग है इसके। भाई इनवर्स निकाल लो, जैसे मैंने बताया था एक सवाल इनवर्स का आया था, तो वो इसी पे बनता है। एक परीक्षा में इनवर्स का सवाल आया था, जैसे ये आया था, ये सवाल था
ये मैट्रिक्स ए दी गई है, इसका ए इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले क्या किया गया, अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल ली। अब यहाँ पे ए इनवर्स वैसे नहीं पूछे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स वैसे नहीं पूछा कि मैट्रिक्स फॉर्म में बताओ, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं पूछा इन्होंने ए इनवर्स पूछा है ए के पदों में ही, ए के रूप में ही ए इनवर्स बताइए, ए के पदों में। ए के पदों में ए इनवर्स बनाने के लिए आपको अभिलाक्षणिक समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ये देखो ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक समीकरण बनाई, ए माइनस लैम्डा आई के सारणिक बराबर 0, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में ये आ गई, सॉल्व करने के बाद में ये चीज आ गई, लैम्डा क्यू बराबर 1 आ गई। अब कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार, कैली हैमिल्टन प्रमेय के अनुसार लैम्डा की जगह अगर मैं ए रखूंगा तो ये संतुष्ट होगी, तो ए क्यू बराबर आई, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दिया, जैसे ए इनवर्स से गुणा करूंगा ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होता है कि भाई अभिलाक्षणिक समीकरण बना लेते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाकर फिर ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं, तो ए इनवर्स का मान ए के पदों में आ जाता है। तो ए इनवर्स का मान ए के पदों में पूछा जाए तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में वो टाइम बहुत लगेगा, टाइम बहुत इसलिए लगेगा कि आपने ए इनवर्स निकाला, पहले तो एडजॉइंट बनाया, ए के सारणी का मान दिया, वो ए इनवर्स बना, ए इनवर्स बनने के बाद में आपने देखा ए वापस ए इनवर्स ए के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन गलत, फिर ए स्क्वायर निकाला, क्या ए स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, या आ रहा है, ये तो अच्छी बात है, आ रहा है यहाँ पे तो ठीक हो गया, नहीं आ रहा होता तो ये कट, फिर तीसरा ट्राई करते, तो ऐसे ऑप्शन ऑप्शन खेलने पड़ते, तो वो थोड़ा लंबा हो चला जाता। सॉरी। तो ये हमारा हो गया, आगे बढ़े इसमें। तो समरूप मैट्रिक्स आते हैं। समरूप मैट्रिक्स क्या होते हैं, कई बार मैट्रिक्स से समरूप शब्द का इस्तेमाल हमने ज्योमेट्री में भी किया है। इस समरूप का आइडिया क्या होता है, समरूप का आइडिया होता है कि कई बार चीजें बेसिक तौर पे तो आपको भिन्न भिन्न दिखती है, बेसिक तौर पे तो वो अलग अलग दिखती है, ऐसा लगता है ये अलग है ये अलग है, लेकिन आंतरिक रूप से वो समरूप है, मतलब एक रूप में ढाली जा सकती है। कुछ ऐसा है जो कर दिया जाए तो उनका रूप एक बन सकता है। जैसे आप त्रिभुज को देखिए, एक छोटा त्रिभुज होता है, एक बड़ा त्रिभुज होता है ना। अगर आप छोटे वाले त्रिभुज को एक नंबर 3 से या 4 से गुणा कर दोगे तो वो बड़े वाले त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाएगा, या बड़े वाले में 3-4 का भाग दे दोगे तो छोटे वाला बन जाएगा, तो छोटे वाला बड़े वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े वाला छोटे वाले में। तो समरूपता का मतलब है कि आप साइज पे मत जाओ, एक बार साइज पे मत जाओ, जब भी आप चाहेंगे तो छोटे वाला बड़े में कन्वर्ट हो सकता है, बड़े वाला छोटे में कन्वर्ट हो सकता है। अभी इन पे फोकस मत करो कि ये साइज में छोटे हैं, ये बड़े हो जाएंगे। तो इस आइडिया को कहते हैं समरूपता, कि भैया इनका रूप सेम है, इनमें एक फैक्टर लग रहा है, एक गुणांक लग रहा है, अगर आपने उससे गुणा कर दिया तो ये छोटे वाला बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा और बड़े वाला छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। यही मैट्रिक्स में भी एक आइडिया है। मैट्रिक्स में भी इसी आइडिया को कहते हैं, भाई दो मैट्रिक्स हैं, दिखने में शुरुआत में आपको अलग अलग दिखती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स से अगर आप गुणा करेंगे तो बी मैट्रिक्स ए में कन्वर्ट हो जाएगी, ए बी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं समरूप मैट्रिक्स या सिमिलर मैट्रिक्स, समरूप या सिमिलर मैट्रिक्स। समरूप या सिमिलर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स ए बी ए के समरूप कहलाती है, यदि P एक अव्युत्क्रमणीय, एक व्युत्क्रमणीय, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का अस्तित्व हो, कि मैं अगर P इनवर्स ए पी करूं, ए को बीच में रख के P को पीछे रख के P इनवर्स को आगे रख के संक्रिया करवाऊं तो B बन जाए। अच्छा, अब
बेसिक है बात कि इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे आपको क्या फायदा होगा, कर क्या रहे हो भाई, ठीक है। अब बात है कि इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि अरे पागल क्यों ए के बारे में पढ़ रहे हो, क्यों बी के बारे में पढ़ रहे हो, ये जो ए है यही बी है, ये शक्ल बदल के घूम रहे हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी करा के घूम रहे हैं, खाली ये खाली शक्ल बदल के घूम रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, ये सिर्फ शक्ल बदल के घूम रहे हैं। तो समरूपता क्या करती है, एक्चुअल में लाती है कि भैया ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स समरूप है, ये खाली दिखने में अलग अलग दिख रही होगी आपको, पहचान आने में दिक्कत लग रही है, लेकिन बंदा ये एक ही है, इसका कोर एक ही है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स से समरूप है, मतलब ये मैट्रिक्स यही एक ही मैट्रिक्स है, ये सारे इसके हम शक्ल है, तो इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए समरूपता का आइडिया लाया गया जिससे पकड़ा जा सके, वरना हमें तो लगता ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे गंगाधर शक्तिमान, याद है ना, अगर आपने शक्तिमान देखा हो तो गंगाधर और शक्तिमान, वैसे गंगाधर है शक्तिमान है, लेकिन गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, सिर्फ शक्ल बदल के बैठे, कपड़े बदल के बैठे हैं, बस उतना ही है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो ये वही आइडिया है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। नंबर आ जाओ, अब इसके गुणों की बात कर लेते हैं। ये हमें कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट ऑफर करेगी। नंबर 1, अगर दो मैट्रिक्स समरूप होती है, जो समरूपता होती है वो तुल्यता संबंध होती है। क्या फायदा है तुल्यता, तुल्यता का ये समझाता है कि तुल्यता है, इसका मतलब वो रिलेशन खुद से खुद पे भी लागू होगा, ए से बी पे लागू है तो बी से ए पे भी लागू होगा, और वो फैलेगा भी, ए से बी पर है, बी से सी पर है तो ए से सी पर भी होगा। इसे कहते हैं तुल्यता संबंध, यानी ये बीमारी फैलेगी। उसके बाद में अगर ए और बी समरूप है, समरूप का चिन्ह ये होता है, अगर ए और बी समरूप है तो उनके सारणिक का मान बराबर होता है। अगर दो मैट्रिक्स समरूप होती है तो उनके ट्रेस का मान बराबर होता है। दो मैट्रिक्स समरूप होती है तो उनके आइगन मान भी बराबर होते हैं, और जिनके आइगन मान बराबर है तो बहुत फर्क पड़ता है, तो आइगन मान ही बराबर है तो फिर तो बहुत फंडामेंटल चीज बराबर है उनकी, तो फिर उनको अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ खास बातें होती है जब दो मैट्रिक्स समरूप होती है। अभी और भी राज खुलेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज पे आते हैं, अल्पिश बहुपद, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अल्पिश बहुपद की, फिर उसके बाद में इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। गणित में कोई भी चीज सवाल से शुरू होती है, गणित में कोई भी चीज सवाल से शुरू होती है, वैसे गणित में क्यों, जीवन में भी हर चीज सवाल से ही शुरू होती है। आज क्या बना है, आज सब्जी में क्या बनी है, आज खाने में क्या बना है, आज घर पे कौन आया है, आज कौन आने वाला है। तो सवालों का ही सिलसिला चलता रहता है, सवाल उत्तर सवाल उत्तर सवाल उत्तर चलते रहते हैं। गणित भी कुछ अलग ही नहीं है, गणित भी बिल्कुल वैसा ही है। अभी जस्ट छोटा सा एक आया था कि कैली हैमिल्टन पर में, कैली हैमिल्टन ने कहा था कि अभिलाक्षणिक समीकरण जो है वो ए द्वारा संतुष्ट होती है। अगर आप ए मैट्रिक्स ले, ए मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक समीकरण बनाए तो वो ए द्वारा संतुष्ट होती है। अब जैसे ही आप एक बात बताते हो, इतने में दो सवाल और खड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ए द्वारा संतुष्ट होती है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बात। लेकिन गणित जितने सवालों का जवाब देती है उससे ज्यादा सवाल पैदा करती है, ये चलता ही है, इसी से दुनिया बढ़ती है। अगर दुनिया में जितने लोग मरते हैं अगर उससे कम पैदा होते तो क्या दुनिया सरवाइव करती? नहीं। सोचिए, ये जो दुनिया चल रही है, अगर इसमें जितने लोग डेली मरते हैं अगर उतने ही लोग या उससे कम लोग अगर डेली जन्म लेते तो क्या ये दुनिया सरवाइव करती? ये बढ़ती? नहीं, दुनिया खत्म हो चुकी होती, हम चले जाते, क्योंकि दो जाते एक आता, तो कहीं ना कहीं तो कोई नंबर आता जहां सब साफ हो जाते। सेम वही कहानी है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो सेम वही गणित में भी रहता है कि एक जवाब आता है तो दो सवाल पैदा हो जाते हैं ताकि हरा भरा रहे मार्केट, फिर दो उत्तर आते हैं, चार सवाल पैदा हो जाते हैं, और वो लगातार हरा भरा चलता रहता है। जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से ज्यादा होनी चाहिए, सेम यही यहाँ पे सवाल हमेशा ज्यादा होने चाहिए, उत्तर हमेशा कम होने चाहिए, ताकि वो चलता रहे। दोनों जरूरी है, लेकिन एक का बड़ा होना दूसरे के बड़े होने से जरूरी है। सेम यही बात यहाँ पे आ जाती है कि
अभिलाक्षणिक समीकरण ए द्वारा संतुष्ट होती है, बढ़िया बात है। लेकिन अब एक सवाल पैदा हो गया, क्या अभिलाक्षणिक समीकरण जो बहुपद है, क्या यही वो एक बहुपद है जो ए द्वारा संतुष्ट होता है, या इससे भी कोई छोटा हो सकता है? क्या अभिलाक्षणिक समीकरण से भी छोटा या अभिलाक्षणिक बहुपद से भी छोटा बहुपद हो सकता है? अभिलाक्षणिक बहुपद से छोटा बहुपद। सवाल जेन्युइन है, सवाल बढ़िया है। क्या अल्पिष्ट बहुपद से छोटा बहुपद हो सकता है? जवाब ढूंढते रहिएगा। अगर हो सकता है तो उसका नाम है मिनिमल पॉलिनोमियल, वह छोटे से छोटा बहुपद जो ए द्वारा संतुष्ट होता है। वह छोटे से छोटा बहुपद जो ए द्वारा संतुष्ट होता है। भाई फाई तो संतुष्ट होता ही है, ये तो कैली हैमिल्टन प्रमेय है। कैली हैमिल्टन प्रमेय है। क्या यही सबसे छोटा है? क्या इसी को मान लो कि यही सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नहीं मिल सकता? क्या ये माना जा सकता है? यही हाथ जोड़ लें कि भैया तुम ही हो, तुमसे नीचे कुछ नहीं है, तो यह इससे और भी छोटा आ सकता है। तो इसी आइडिया का नाम दे दिया मिनिमल पॉलिनोमियल या अल्पिष्ट बहुपद, सबसे छोटा बहुपद जो ए द्वारा संतुष्ट होता है। अब अगर मान लो इससे छोटा कोई नहीं मिला तो ये खुद अल्पिष्ट कहलाएगा, तो इससे छोटा कोई है ही नहीं, तो इसको अल्पिष्ट बहुपद कह देंगे। इससे छोटा कोई मिल गया तो इसको छोड़कर उसको कह देंगे। तो जो सबसे छोटा मिल जाता है उसको अल्पिष्ट बहुपद कहते हैं। क्लियर है? अब क्या खास बात है अल्पिष्ट बहुपद में? कुछ छोटी छोटी खास बातें। नंबर 1, अगर कोई अल्पिष्ट बहुपद होता है तो वो इकलौता होता है। दो अल्पिष्ट बहुपद नहीं हो सकते, इकलौता होता है। अल्पिष्ट बहुपद इकलौता होता है, अद्वितीय होता है। वैसे तो अभिलाक्षणिक समीकरण भी इकलौता होता है, अल्पिष्ट बहुपद भी इकलौता होता है। अब अल्पिष्ट बहुपद में कमाल की बात एक और है कि अल्पिष्ट बहुपद फंडामेंटल इकाई है। अल्पिष्ट बहुपद फंडामेंटल इकाई है। फंडामेंटल इकाई क्या होती है? जैसे घर है, घर में ईंट फंडामेंटल होता है। पूरा घर ईंट को जोड़ 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 के बनाते हैं। अगर पूरा घर ईंटों से बना हुआ है, आरसीसी वारसीसी नहीं, ईंटे ईंटे मान लेते हैं, तो ईंटे वो ब्लॉक है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम अणुओं से बने हैं, परमाणुओं से बने हैं ना, छोटे छोटे एटम्स है, इन एटम से जुड़ जुड़ कर हम बने हुए हैं। तो एटम हमारा फंडामेंटल कोर हो गया। सेम ऐसे ही अल्पिष्ट बहुपद जो होता है वो फंडामेंटल बहुपद होता है जो ए द्वारा संतुष्ट होता है। अब जो भी बहुपद ए द्वारा संतुष्ट होगा आगे फ्यूचर में कोई भी बहुपद आपको मिला, सुनो बात, कमाल की बात, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी बहुपद मिला और उसने कहा कि मैं ए को संतुष्ट करता हूं, तो वो एम एक्स के पहाड़े में आएगा, पी एक्स एम एक्स का गुणज होगा। मतलब एम एक्स के पहाड़े में ही पी एक्स आएगा, इसी की फैमिली का मेंबर होगा, इसी के फैमिली का मेंबर होगा। एम एक्स का ही कोई ना कोई गुणज होगा, मतलब पी एक्स में भाग जाएगा एम एक्स का, जो ये बात समझाता है कि पी एक्स कुछ और नहीं बल्कि एम एक्स के ही परिवार का कोई सदस्य है। ये होता है अल्पिष्ट बहुपद की ताकत, पावर ऑफ अल्पिष्ट बहुपद। यानी कोई भी बहुपद जो ए द्वारा संतुष्ट होगा, कोई भी बहुपद ए द्वारा संतुष्ट होगा तो वो अल्पिष्ट बहुपद की फैमिली का ही कोई ना कोई रूप होगा, उससे ही बना हुआ होगा। देखो, अल्पिष्ट बहुपद फाई एक्स का भी भाजक होता ही है, क्योंकि फाई एक्स ए द्वारा संतुष्ट होता है, फाई एक्स ए द्वारा संतुष्ट होता है, और जो भी भाई ए द्वारा संतुष्ट होगा उसमें एम एक्स का भाग जरूर जाएगा। यही तो अल्पिष्ट बहुपद की ताकत है। कोई भी बहुपद अगर ए द्वारा संतुष्ट हो रहा है तो उसमें एम एक्स का भाग जरूर जाएगा। तो ये अभिलाक्षणिक बहुपद कौन से खेत की मूली है?
ये भी तो वही है, ए को संतुष्ट करने वाला, और जो भी कोई ए को संतुष्ट करेगा वो mx के परिवार से ही होगा। अब ये एक फंडामेंटल जाके यहां और एक बड़ा हिट ग्रुप है, तो उनके अल्पिश बहुपद भी सेम होते हैं। इसका मतलब फंडामेंटल ब्लॉक सेम होते हैं। इसका अब एकदम ही पक्का हो गया कि ये बिल्कुल खाली शक्ल बदल के घूम रहे नालायक, ये खाली शक्ल बदल के घूम रहे, ये खाली शक्ल बदल के घूम रहे, क्योंकि समरूप मैट्रिक्स का अल्पिश बहुपद समान है, और जिनके अल्पिश बहुपद समान है इसका मतलब ये तो फंडामेंटल ब्लॉक है। इनका मतलब फंडामेंटल ब्लॉक ही इनके सेम है, दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं, एक ही धातु से बने हुए हैं। ठीक है, विकर्णीय मैट्रिक्स। वैसे ये छोटा सा टॉपिक है। विकर्णीय मैट्रिक्स का मतलब है कि क्या कोई मैट्रिक्स ए है, ए किसी विकर्ण मैट्रिक्स के समरूप हो सकती है। क्या कोई मैट्रिक्स, क्योंकि समरूप मैट्रिक्स मतलब सेम मैट्रिक्स, समरूप एक जैसी मैट्रिक्स, एक जैसे गुण आ जाते हैं उनमें, तो क्या कोई मैट्रिक्स किसी विकर्ण मैट्रिक्स के समरूप हो सकती है। कोई मैट्रिक्स हो वो विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स यानी ये वाली मैट्रिक्स जिसमें खाली विकर्ण विकर्ण में अवयव होते हैं, विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो होते हैं। विकर्ण के अलावा बाकी सब शून्य। अब अच्छा क्या फायदा, देखो अगर कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स के समरूप हो गई, विकर्ण मैट्रिक्स की सबसे खास बात क्या है, इनका जोड़ बहुत आसान है। जोड़ो एक विकर्ण मैट्रिक्स को एक विकर्ण मैट्रिक्स से जोड़ो, खाली विकर्ण विकर्ण जोड़ने, गुणा करो, गुणा भी आसान है, वरना मैट्रिक्सों की गुणा थोड़ी लंबी होती है, ये पंक्ति ये स्तंभ ये पंक्ति स्तंभ। जब आप गुणा करोगे तो आप देखोगे D1 से D गुणा हो रहा है, D2 से D2 गुणा हो रहा है, तो इनका जोड़ आसान, इनकी गुणा आसान, इनका इनवर्स आसान। अगर इनवर्स करना है 1/D1 1/D2 1/D3, तो जो विकर्ण मैट्रिक्स होती है उनका इनवर्स निकालना भी आसान होता है, उनका जोड़ भी आसान होता है, उनका गुणा भी आसान होता है, सब कुछ आसान होता है। अच्छा आइगन मान निकालने आसान है, ये आइगन मान ही है, D1 D2 D3 ये सब आइगन मान है, बोलो यही आइगन मान है। आइगन सदिश भी निकालना आसान है, सब कुछ आसान हो जाता है। और समरूप है इसका मतलब दोनों एक जैसे काम करती है, तो फिर डी से जो निकलवाना है वो डी से निकलवा लो, जो डी से निकलवाओगे वो ए पे भी लागू होगा। अल्पिश बहुपद डी से निकलवा लो, वही ए में होगा। आइगन मान डी से निकलवा लो, वही ए में होंगे। तो समरूप मैट्रिक्स से तो शेयर करती है, तो आप अगर ए कोई विकर्ण मैट्रिक्स के समरूप हो गई तो विकर्ण मैट्रिक्स से ये सब कुछ निकालना आसान है, तो हम उससे निकलवा लेंगे और फिर ए के शिफ्ट कर देंगे, ए को दे देंगे भैया तू रख ले। ये है विकर्ण मैट्रिक्स का फायदा। कई बार क्वेश्चन का तौर पर कि विकर्ण मैट्रिक्स में आप क्यों बदलना चाहते हो, क्यों किसी मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स में बदलना चाहते हो। भैया बदलना नहीं चाहते, खूबियां ऐसी है कि बदलने पे मजबूर कर रही है, खूबियां ऐसी है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स का जोड़, बाकी, गुणा, इनवर्स, आइगन मान, अल्पिश बहुपद, ये सब निकालना आसान है। तो जब सब निकालना आसान है तो फिर वही करें ना, खाली एक बार विकर्ण मैट्रिक्स बनाओ फिर लाइफ बढ़िया ही बढ़िया। ठीक है, बस इसी के साथ ये टॉपिक पूर्ण होता है। हाँ एक छोटा सा इसमें ये रह गया कि कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कब बन सकती है, कोई मैट्रिक्स किसी विकर्ण मैट्रिक्स के समरूप कब हो सकती है, जब उसके सारे आइगन मान Li हो। ये एक शर्त है, छोरी में पूछ ले कि कोई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स में कब बदल सकती है, वो तभी बदल सकती है जब उसके आइगन मान Li हो, उसके जितने भी आइगन मान है सब Li हो, मतलब सब रेखिक स्वतंत्र हो। अगर सारे आइगन मान स्वतंत्र है तो फिर वो मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मैट्रिक्स ए विकर्ण मैट्रिक्स डी में कन्वर्ट हो जाएगी यदि सारे आइगन मान Li है, जितने भी आइगन मान है अगर सबके सब Li है तो कोई मैट्रिक्स ए विकर्ण मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। सवालों से मैं आपको रूबरू पहले करवा ही चुका हूं,
कि कैसे सवाल आते हैं। ये चीज़ें हैं, इनको दोहराइए, रिपीट करिए, और ये PYQ वाले क्वेश्चन है, ये निकाल लो जो मैंने समझाया है, उसके साथ आराम से ये कनेक्ट हो जाएंगे। ये कर लो ताकि थोड़ा बहुत जाके गो थ्रू में से नवकार वाली बुक आपके पास हो, तो उसके एग्जाम्पल्स जो है ना थोड़े थोड़े जो जो टॉपिक मैंने बताए, जैसे LI निकालना, LD निकालना, उसके एग्जाम्पल कर लो। LI निकालने का 1-2 एग्जाम्पल कर लो, 1-2 LD का एग्जाम्पल कर लो, 1-2 अभिलाक्षणिक समीकरण के आइगन मान, अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे बनती है, आइगन मान कैसे निकलते हैं, ये कर लो। हाँ, PYQ निकालिए, थोड़ा सा सवाल निकाल लोगे ना, 2-4 तो आपको आइडिया, जैसे आइगन मान निकालना है, कैसे निकलता है आइगन मान, 1-2 सवाल वो कर लो आइगन मान निकालने के, एक आइगन सदिश निकालने का कर लो, थोड़ा आइडिया हो जाएगी हम, ये ऐसे निकलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, एक सवाल, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, एक सवाल इन सब के ऊपर कर लो, इतने में काम हो जाएगा, बस इतना ही आता है। तो बाकी ये PYQ निकाल लो, परफेक्ट है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है, और मैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन करवाता ही हूँ, उसमें ये इससे जुड़े हुए सवाल आते ही रहेंगे, तो वो वहां पे भी रिवीजन आपका हो ही जाएगा, वहां पे भी रिपीटेशन होंगे तो वहां पे भी हो जाएगा। और यहाँ से PYQ कर लो, वो कर लो, थोड़े से गोखरू के सवाल निकालना चाहो तो वो निकाल लो, ठीक है। चलो बस मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद ट्रेंडिंग क्वेश्चन वाली क्लास।